हेलो एवरीवन, देखिए मैं आज फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 35 नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और कौन सी प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगा। देखिए ये अगर हम लोग मोहर सर्कल से फाइंड आउट करें तो ज़्यादा इजियर होगा। देखिए ये मोहर सर्कल है, अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ मोहर सर्कल में, हमें जैसे एक चीज़ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू होगा दिस वन विल डायमीटर ऑफ द सर्कल, और जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगा वो दिस वन विल बी ऑलवेज एट 90 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और ये नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो अगर मोहर सर्कल में कोई चीज 90 डिग्री हो रहे है शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, तो वही चीज हो जाएंगे प्रिंसिपल प्लेन्स में 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग मोहर सर्कल में डबल लेते हैं। तो हम आंसर हो जाएगी इसका ऑप्शन नंबर सी, द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सच एलिमेंट ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग के पास अवेलेबल है स्ट्रेसेस। देखिए एक स्ट्रेस हम लोगों की कंप्रेसिव है, एक स्ट्रेस हम लोगों की टेंजाइल है। अगर कंप्रेसिव एक बनाएंगे, टेंजाइल हम बनाएंगे, मान लीजिए ये मोहर सर्कल के सेंटर है, यहाँ पे हो जाएगी सिग्मा जीरो की वैल्यू, क्योंकि ये होगी हम लोगों की वैल्यू टेंजाइल की, और यहाँ हम लोग माइनस में बनाएंगे कंप्रेशन की। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया हम लोगों का मोहर सर्कल। ठीक है, ये जो हो गया हम लोग का मोहर सर्कल। इसके बाद अगर रेडियस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दिस वन विल बी द रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू या तो लेफ्ट हैंड साइड में देखे या तो राइट हैंड साइड में देखे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा होगी। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिग्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय। क्या होगी इसमें, देखिए इसमें वैल्यू क्या होगा, इन द केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेसेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। फिर से देखिए अगर बायएक्सियल दे के रखा है इसका मतलब क्या है, बायएक्सियल स्ट्रेसेस देने का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेसेस भी दे के रखा है, शियर स्ट्रेसेस भी दे के रखा है, एलिमेंट में दोनों चीजें दे के रखा है, बाई शियर स्ट्रेसेस एज वेल एज नॉट। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेसेस, और साथ में हम लोगों का शियर स्ट्रेसेस भी दे के रखा है। ठीक है, दोनों चीजें देखे रखा है, इसीलिए इसको बायएक्सियल कहा गया है। अब अगर बायएक्सियल निकालना है, देखिए अगर स्ट्रेसेस दे के रखा है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये हो गया सिग्मा 1, ये हुआ सिग्मा 2। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो ये हो गया सिग्मा 1, उसके बाद ये हो गया सिग्मा 2। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो हमें कहा गया है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करना होगा, दैट इज सिग्मा 1 माइनस ऑफ द सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर हो जाएगी the maximum value of shear stress will be half the difference of the normal stresses। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मोहर सर्कल ऑफ सिग्मा टाउ प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेसेस द वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट्स। वर्टिकल डायमीटर क्या शो करेगा, जैसे अभी अभी मैंने बताया है कि अगर मोहर सर्कल में ही जो वर्टिकल डायमीटर है दिस वन विल शो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट की एंगल हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एंगल द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। देखिए अगर नॉर्मल स्ट्रेस का बात कहे
तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात कहे विच इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू द कॉस थीटा इंटू द साइन थीटा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, टेंजेंशियल टू नॉर्मल सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय नॉर्मल सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सिग्मा सिग्मा कॉस कॉस कट गई, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सो द ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेशियो हो जाएगी हम लोगों की टेन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस इज। देखिए स्ट्रेन एनर्जी के हिसाब से हम लोग की जो लोकस हो जाएगा that locus will be equal to an ellipse। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू थ्योरी ऑफ फेलियर्स की क्वेश्चन है ये। ठीक है, थ्योरी ऑफ फेलियर्स जो यूनिट है या जो टॉपिक है उसकी ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे क्योंकि थ्योरी ऑफ फेलियर्स में बहुत चीजें आता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो ये पूछा गया है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की जो लोकस होगा दैट वन विल बी एन इलिप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के the normal and tangential component of stresses on an inclined plane through theta to the direction of the force will be equal to the normal component और tangential component जो होगा stresses का inclined plane में अगर थीटा वैल्यू है that value of the theta will be equal to either 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होता है इसीलिए 135 या 45 डिग्री। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेन्सेस आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ओनली बोथ। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वही स्ट्रेस है, प्रिंसिपल प्लेन वही प्लेन है जिसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस होगा, शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ द मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट। देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। That theory is actually known as the maximum shear stress theory is known as the Guest or Tresca's theory. Option will be option number A. Saint-Venant's theory जो होगा, this theory is actually the maximum principal strain theory। उसके बाद Rankine's theory जो है वो हो जाएगा maximum principal stress theory। इसके बाद शियर स्ट्रेस का होगा गेस्ट और ट्रेस्कास। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो हो गया वो हो जाएगी हम लोग का वॉन मिसेस थ्योरी। ठीक है, वॉन मिसेस थ्योरी हो जाएगी इसकी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट वो थ्योरी विल बी गेस्ट और ट्रेस्कास थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हमें पूछ रहा है, दैट थ्योरी विल बी इक्वल टू द रैंकाइन्स थ्योरी। अभी मैंने बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज वेरिएबल, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेन, नन ऑफ दिस। देखिए जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होगा इनका जो सम होगा दैट वन विल बी ऑलवेज द कांस्टेंट। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेसेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस हो जाएगी हम लोग का, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगी sigma 1 minus of the sigma 2 by 2, that is difference of the half of the sum of the difference of the none of this होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना था half of the difference of the normal stresses, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। a material fall ना fail if, ऑप्शन क्या क्या देके रखा है, a material fail if maximum principal stress exceeds the direct stresses,
maximum strain energy exceeds stress by Young's modulus, maximum shear strain exceeds sigma naught by 2, all options are correct। बिल्कुल सही। यहाँ पे मटेरियल फेल तभी होगा जब ये सभी कंडीशंस करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अभी अभी मैंने बताया था जो हम लोगों की स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, दैट थ्योरी इज नोन एज द हिग्स थ्योरी। ठीक है, दैट थ्योरी इज नोन एज द हिग्स थ्योरी। Guest or Tresca's theory, this one is principal strain theory। Saint-Venant's theory, this theory is called as the maximum principal। Guest और Tresca's theory ये हो जाएगी shear, सॉरी जो गेस्ट और ट्रेस्कास थ्योरी है, दिस थ्योरी इज एक्चुअली नोन एज the theory is actually known as the shear stress theory। Saint-Venant's theory is principal strain theory। उसके बाद Rankine's theory is called as the principal stress theory। This one is principal strain theory and this one is principal stress theory and this one is shear stress theory and this one is strain energy theory। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन है which of the following statement is true। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? shear stress on principal plane is 0, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल प्लेन में shear stress की वैल्यू 0 होता है। shear stresses on principal plane is maximum, ना shear stresses on principal plane minimum, नो। प्रिंसिपल प्लेन में कभी shear stress की वैल्यू होगा ही नहीं, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए विच इज ट्रू। shear stress on principal plane is 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है shear strain energy theory for the failure of a material at elastic limit is due to shear strain। shear strain का जो फॉर्मूला है वो किसके कारण होगा? that formula is actually known as the von Mises theory। नेक्स्ट क्वेश्चन है the angle between the principal plane and the plane of maximum shear, इनके बीच में एंगल क्या हुआ? the angle between the principal plane and the plane of the principal plane and the plane of the maximum shear, इन दोनों के बीच में एंगल मोर सर्कल में 90 डिग्री होते हैं, लेकिन एक्चुअली हो जाएगा 45 डिग्री या 135 डिग्री। सो हियर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट the state of pure shear stress is produced by, the state of pure shear is produced by, कैसे हुआ है? the state of pure shear is produced by tension in one direction and equal compression in perpendicular direction, equal tension in two direction at right angle, equal compression in two direction at right angle, none of this। so the case of pure shear is produced by tension in one direction and equal compression in the perpendicular direction, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की इन द केस ऑफ बीम बेंडिंग द टर्म m by EI। देखिए फॉर्मूला क्या है बेंडिंग स्ट्रेस की, m by I इज इक्वल टू f by y इज इक्वल टू E by R। सो अगर इनमें से देखा जाए इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, m by EI हो जाएगी 1 by R। सो दिस वन विल बी एक्चुअली टर्म्ड एज द कर्वेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 by R का मतलब है कर्वेचर। द बेंडिंग इक्वेशन इज m by I इज इक्वल टू f by y इज इक्वल टू E by R, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फॉर ए बीम द टर्म m by EI इज, अभी अभी मैंने बताया था m by EI इज कॉल्ड एज कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द प्रिज्मेटिक बीम इज, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए दिया है। द बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m by my by I हो जाएगी। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द
beam BD to another beam of similar material. Flexural rigidity EI is termed as flexural rigidity, EI by EI. सो एक का हो जाएगा ई कैंसिल हो जाएगा, आई का मतलब है बी डी क्यूब बाई 12 बी इंटू डी क्यूब बाई 12, दूसरा हो जाएगी बी इंटू 8 क्यूब बाई 12। ठीक है, दोनों अगर मैं कट जाता है तो हो जाएगी 1/8 रेशियो। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की the curvature at any point 1 by r along the beam, it what does this one represents as? This one actually represents as कौन सा होगा? देखिए 1 by r का मतलब है m by ei, तो m का मतलब क्या है? ei into the d square y by d x square is equal to the moment। यहाँ पे मुझे ये लिखना होगा, सो फाइनली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक तो ये वैल्यू है और एक दूसरा ये वैल्यू है। सो अगर मैं m बाई ई आई लिख देता हूँ तो इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय 1 द 1 प्लस द डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, या दिस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस द डी स्क्वायर बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ द हाफ। कौन सा होगा? अगर देखा जाए दोनों को डिवाइड करके, सो m इज इक्वल टू द m का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगी डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई बाई द डी एक्स स्क्वायर, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई द डी वाई बाई द डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। सो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a section undergoing pure bending the neutral surface is subjected to, जिसमें हम लोगों का प्योर बेंडिंग हो उसमें ना टेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी, मतलब उस सेक्शन में जीरो स्ट्रेन होगा। ठीक है, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, नाइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक beam of equal length and of same material, the beam that can carry maximum load in fracture is the one having maximum कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन में दिया है ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम, बहुत सारा प्रिज्मेटिक बीम दे के रखा है ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे ये एक प्रिज्मेटिक बीम है, ये भी एक प्रिज्मेटिक बीम, दोनों का लेंथ इक्वल है, ऑफ द सेम मटेरियल भी सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है, दैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड इन फ्लेक्सर इज द वन हैविंग मैक्सिमम। कौन सा ज्यादा फ्लेक्सर कैरी कर सकता है? जिसका सेक्शन मॉडुलस जो है वो ज्यादा है, विच वन इज हैविंग द मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस मतलब जेड इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस का मतलब है आई बाई वाई। ठीक है, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा वही ज्यादा फ्लेक्सर कैरी कर सकता है। उसके बाद ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट m हैज ए कांस्टेंट विड्थ, द वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन कौन सा होगा? द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, द वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू the variation in the depth, that variation in the depth will be proportional to, कौन सा होगा? This one will be proportional to root of m, option number C। ठीक है, उसके बाद the assumption in the theory of bending is, कौन सा assumption होगा? Material is homogeneous, material is isotropic, Young's modulus is same in dimension, all options are correct, all options are correct हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a strongest rectangular beam cut from a circular log, the ratio of the width and depth, दोनों की रेशियो का width and depth की रेशियो जो होगा उसको मैं डिवाइड करने से क्या वैल्यू मिलेगी? उसको डिवाइड करने से वैल्यू मिलेगी 0.707। सो द ऑप्शन इज 0.707, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for beams of uniform strength, if the depth is constant then width is directly proportional to bending moment, if the depth is constant the width is directly proportional to bending moment,
द विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, कौन सा ऑप्शन? और विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द bending moment, and width is inversely proportional to bending moment. Now width is here, the width is directly proportional to the bending moment. Option will be option number A. Next, keeping the depth d constant, the width of the cantilever of length L of uniform strength loaded with a uniformly distributed load W, W varies with a uniformly distributed W, it varies from 0 at the end, and value क्या हो जाएगी? It will vary from the 0 at the end and maximum 3W by the sigma z square into L square at the fixed end. Option will be option number C. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म सर्कुलर बीम which experiences maximum bending stress equal to tensile due to the same load at its mid span is क्या वैल्यू हो जाएगी? The ratio of the length and diameter of the simply supported beam circular beam carries maximum bending stress is equal to tensile stresses due to same load at its mid span. That bending stresses will be that maximum bending stress. Bending stress की वैल्यू क्या हो जाए? Bending stress is equal to the m by z. Bending stress is equal to m by z. यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा? which के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगा WL by 4, क्योंकि कॉन्सेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है तो WL by 4 हो गया, जेड हो गया हम लोग का D by 2, और यहाँ पे जेड हो जाएगी पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4 by 64, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन है। अगर मैं पूरा डिवाइड करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगा 8D, this one is equal to the 8 times of the WL divided by pi into the D cube. So the option will be option number C. ठीक है, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The bending stress is in a section is 0 at the neutral axis and the maximum at the outer fiber, बिल्कुल सही। The shear stress is 0 at the outer fiber and maximum at the neutral axis, बिल्कुल सही। Shear stress is maximum at the center. The bending stress at the outer fiber is known as the principal stress, बिल्कुल सही। So the option will be option number D, all of the above. The bending stress in a section is 0 at the neutral axis. Bending stress is 0 at the neutral axis and देखिए ये बेंडिंग स्ट्रेस की डायग्राम है, 0 एट द न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम एट द आउटर एंड। शियर स्ट्रेस की बेंडिंग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम एट द सेंटर। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कीपिंग द ब्रेथ constant, depth of a cantilever of length L of uniform strength loaded with uniformly distributed load W varies from 0 at the free end and it varies by root over of the 3W by the sigma B into the L at the fixed end. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की which of the following is an assumption made in the theory of simple bending? सिंपल बेंडिंग में कौन सा एजम्पशन क्या है? द मटेरियल ऑफ द बीम इज नॉट होमोजेनस, नहीं है, एजम्पशन नहीं है। द मटेरियल द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस वेरीज भी नहीं है। मटेरियल बीम मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, ना, ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों की द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, या दिस इज द ऑप्शन। देखिए ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। तो हम लोगों का ये हो गया टोटल 35 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।